क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसका संपूर्ण हिंदी नोट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। इसमें बेसिकली जानेंगे कि धातु क्या होता है, धातु का सामान्य गुण क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु का मतलब रासायनिक और आपका रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में देखेंगे कि धातु जो होता है वो कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं कि धातु क्या होता है। ठीक है, धातु जिसको इंग्लिश में मेटल्स कहा जाता है, क्या कहते हैं, मेटल्स। धातु वे तत्व हैं जिनमें चमक होती है, जो विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक क्या होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तत्व जिसमें क्या होता है, आपका चमक होगा और साथ में विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि आप करंट जहाँ कहीं भी करंट पास हो रहा होता है, लाइट जहाँ से, वहाँ पे यदि टच करिएगा तो उसमें भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। ठीक है, धातुओं के सामान्य गुणधर्म की बात करें तो क्या क्या होता है, जितने भी धातु होते हैं वो बेसिकली आपके चमकदार होते हैं, जैसे लस्ट्रस जिसको बोलते हैं। धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सोना और चांदी। आप जब भी सोना और चांदी को देखिएगा तो ये क्या होता है, चमकदार होता है और एक टाइप का वो धातु होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका तन्यता, मैलिएबिलिटी जिसको कहा जाता है। तन्यता क्या होता है, तो इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल। तन्यता में क्या होता है ना, जो भी धातु होगा ना उसको आप गरम करके उसको मतलब पीट के और उसको पतला मतलब चादर के जैसा आप बना सकते हैं, और बेस्ट एग्जांपल इसका एल्युमिनियम फॉइल कहा गया है ना। फिर तीसरा होता है सुत्यता, या इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी, तो धातुओं को तार में खींचा जा सकता है। जैसे इसको क्या करेंगे ना, इसको धातु को यदि हम तार में खींच रहे हैं, खींच पा रहे हैं तार के जैसा, तो वो डक्टिलिटी कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल इसका तांबा और सोना है, याद रखिएगा। अगला है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है, जिसमें धातु अच्छे विद्युत चालक होते हैं, मतलब धातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं ना, उससे करंट इजीली पास हो जाता है। जैसे तांबे की तार, तांबा का जो तार होता है उसमें धातु जो मतलब उसमें जो करंट होता है वो आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, पांचवा है उष्मा चालकता। उष्मा का संचालन करते हैं, मतलब जितने भी धातु होते हैं ये बेसिकली उष्मा का संचालन करते हैं, जैसे बर्तन। ठीक है, फिर अगला जो गुण है वो है घनत्व अधिक, मतलब धातुओं का घनत्व जो होता है वो प्रायः अधिक होता है। ठीक है, अगला है ध्वन्यात्मक, जिसको सोनोरस कहा जाता है, मतलब ठोकने पर धातु से अधिक ध्वनि निकलती है ना। मतलब कभी भी आप लोहा वगैरह को ठोकते हैं तो देखिएगा उसमें क्या निकलता है, मतलब उसमें ध्वनि निकलता है, आवाज़ निकलता है जोर जोर से, तो वही है। और आठवां है ठोस अवस्था। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती है, पारा को छोड़कर, मतलब पारा को जिसको मरकरी कहते हैं उसको छोड़कर बाकी जितने भी धातु होते हैं ना वो बेसिकली आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पे क्या है, किस फॉर्म में होते हैं, तो आपके ठोस होते हैं ना, दबाने से वो दबेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं अधातु, जिसको नॉन मेटल्स कहते हैं। क्या होता है अधातु, इसका डेफिनेशन पहले जानेंगे। तो अधातु वे तत्व हैं जिनमें चमक नहीं होती है तथा यह ऊष्मा व विद्युत के खराब चालक होते हैं। धातु अधातु क्या कह रहा है कि अधातु जो होता है इसमें चमक नहीं होता है, पहली बात, और दूसरी बात कि इसमें ऊष्मा व विद्युत के ये जो खराब चालक होते हैं, चालक तो होते हैं लेकिन खराब चालक होते हैं। ठीक है, चलिए अधातुओं के सामान्य गुण देखते हैं क्या होता है। तो जस्ट अपोजिट होगा, धातु का जस्ट अपोजिट अधातु हो जाएगा। ये निर्चमक होता है, यानी कि नॉन लस्ट्रस होता है, इनमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन आयोडीन को छोड़ के बाकी जितने भी अधातु होते हैं ना उसमें चमक नहीं होता है। ठीक है, चमकता नहीं है देखने पे। दूसरा है भंगुर, ब्रिटल। इन्हें हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं। भंगुर में क्या होता है कि आप कोई भी अधातु को जब लीजिएगा ना और उसको पीटिएगा
तो वो टूट जाता है, ठीक है। जो कि किसका कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर है आपका, ये गुण है अधातु का। तीसरा है विद्युत एवं उष्मा के कुचालक। विद्युत एवं उष्मा के कुचालक, ये विद्युत व उष्मा का संचालन नहीं करते हैं। जितने भी अधातु होते हैं ना, वो उसके मतलब उसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। और अगला है आपका, इसमें कम घनत्व होता है, मतलब अधिकांश अधातुओं का घनत्व कम होता है, डेंसिटी की बात करें तो कम होता है। फिर है विभिन्न अवस्थाएं, ये ठोस यानी कि गंधक के रूप में हो सकता है, द्रव ब्रोमीन जो होता है वो द्रव के रूप में होता है, वो गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जो आपका अधातु होता है ना, ये आपका ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैसियस अवस्था में भी उपस्थित रहता है, ठीक है। अगला 6 गुण है ध्वन्यात्मक नहीं, मतलब ठोकने पर ध्वनि नहीं निकलता है इसमें, ठीक है, आवाज़ नहीं आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का जो बेसिक था धातु अधातु का। अब उदाहरण देखते हैं कि धातु में कौन कौन से आते हैं और अधातु के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो धातु में याद रखिएगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, पारा, ये सभी का सभी क्या है, तो आपके धातु हैं। और अधातु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, ब्रोमीन, ये सारे के सारे आपके अधातु होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग धातु और अधातु की अभिक्रिया देखते हैं। अभी जो उससे पहले जितना भी चीज़ देखे थे वो हम लोग देखे थे उसका भौतिक गुणधर्म को। अब देखते हैं धातु और अधातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड, जो कि बेसिकली क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, तो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। वहीं यदि अधातु की बात करें, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अधातु है तो अधातु, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो अधातु ऑक्साइड बनाता है जो कि अम्लीय एसिडिक नेचर का होता है। दूसरा, जब धातु और अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखते हैं। धातु जब कभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण का, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, निकालता है, ठीक है। जबकि अधातु जो होता है अम्ल से साधारणतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। याद रखिएगा, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन अधातु जो होता है वो अम्ल के साथ जनरली अभिक्रिया करता ही नहीं है, ठीक है। अब होता है क्षार से अभिक्रिया। क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, कुछ अधातु जैसे क्लोरीन क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। कुछ जो अधातु होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और लवण का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए ये था बेसिक आपका। अब आगे देखते हैं इसका उपयोग। जो धातु होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो धातु जो होता है ये बेसिकली आपका तार, बर्तन, तार बनाने में, बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में, मशीनरी निर्माण कार्य में किया जाता है धातु का। लेकिन अधातु जो होता है इसका उपयोग औषधि निर्माण में, उर्वरक बनाने में, ईंधन, जीवित प्राणियों में आवश्यक तत्व के रूप में यूज होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। हम लोग जानते हैं बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। जो ऑक्सीजन है एक टाइप का क्या है, अधातु है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो धातु है उसको कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो धातुओं की प्राप्ति या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसी को कहते हैं। तो इसमें भी अलग अलग मेथड होता है। जैसे पहला मेथड क्या है, धातुओं का स्थान, अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं प्रायः प्रकृति में संयुगों मतलब कंपाउंड्स के रूप में पाई जाती है, ठीक है। मतलब जो भी आपका धातु होता है ना, जनरली ये नेचर में, प्रकृति में मतलब अकेले नहीं पाया जाता, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जिन खनिजों से लाभप्रद रूप में धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क या ओर कहते हैं।
तो क्या होता है, जो आपका धातु जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं ना, उसको बेसिकली ओर या अयस्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है ये बेसिकली हम लोग बॉक्साइड से निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए इस फॉर्म में ये संयुग में रहेगा। ठीक है, तो बॉक्साइड से उसको निकाला जाता है। वैसे ही ये लोहा, लोहा भी अकेले मतलब आपका नेचर में, प्रकृति में नहीं रहता है, चाहे तो ये हेमाटाइट के फॉर्म में रहेगा या फिर मैग्नेटाइट के फॉर्म में रहता है। तो इस हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से ही हम लोग लोहा यानी कि आयरन को निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही ये तांबा, तांबा क्या होता है, कॉपर पाइराइट के फॉर्म में रहता है नेचर में। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और बनाते हैं इसमें, मतलब वहाँ से तांबा निकालते हैं। ऐसे ही जस्ता, जस्ता क्या रहता है, जिंक ब्लेड के फॉर्म में रहता है या फिर कहीं कहीं पे कैलामाइन के फॉर्म में रहता है। तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, जिंक जस्ता को निकालते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, धातु और धातु की सक्रियता या श्रृंखला, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू हम लोग धातु को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब जितने भी धातु हैं वो कैसा काम करता है, कैसा काम करने का उसका पावरफुल, मतलब वो अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है या मिडिल क्रियाशील है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला जो है ये है अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, जिसमें आपका होता है कैल्शियम, Na, Ca, Mg, एल्युमिनियम। ये सारे के सारे अत्यधिक क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुओं में माना गया है इनको। ठीक है, फिर आता है मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं में क्या क्या आता है, तो जिंक है, Fb आयरन है, Pb लेड है और Cu कॉपर है। ठीक है, और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वो है आपका Ag, Au और Pt है। चलिए, जो तीसरा मेथड है जिससे कि हम लोग धातु को निकालते हैं वो क्या है, देखिए धातुओं की प्राप्ति के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। अच्छा, अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से चरण है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू धातुओं को निकाला जाता है। ठीक है, देखिए जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, कैल्शियम, Na, Ca, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है ये सारे के सारे अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो इनकी प्राप्ति विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा की जाती है। मतलब ये जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं ना, उनको कैसे निकालते हैं, तो उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में है, उदाहरण में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से बेयर्स प्रक्रिया द्वारा शुद्ध Al2O3 प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम क्या किससे निकालते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट से उसको निकाला जाता है। ठीक है, किस मेथड द्वारा, तो बेयर्स मेथड द्वारा। फिर एल्यूमिनियम का देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि बॉक्साइट से बेयर्स प्रक्रिया द्वारा शुद्ध Al2O3 प्राप्त किया जाता है। फिर जो Al2O3 है उसका क्या किया जाता है, वैद्युत अपघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है करके Ai मतलब Al धातु को प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर है जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, मतलब जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से थोड़ा कम पावरफुल होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए इसके लिए भी विधि है। देखिए अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको गैर वांछित पदार्थ हटाए जाते हैं। जो इसमें क्या होता है ना, जो ओर का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें जो गैर वांछित पदार्थ होता है उसको निकाला जाता है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, जैसे सल्फाइड अयस्क में क्या होता है, फ्रोथ क्लोटेशन प्रक्रिया, जो सल्फाइड अयस्क होता है इसको क्या है, फोर्थ क्लोटेशन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है।
वैसा ही ऑक्साइड अयस्क जो होता है इसको चुंबकीय पृथक्करण से मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू उसको निकाला जाता है। ठीक है। जो दूसरा है वो है अयस्क का ऊष्मीय अपघटन या भंजन। अयस्क का अपघटन, भंजन या कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो सल्फाइड अयस्क का रोस्टिंग मतलब O2 में गर्म करना, फिर ऑक्साइड में इसको परिवर्तित करते हैं। फिर कार्बोनेट अयस्क का कैल्सिनेशन मतलब O2 रहित गर्म करते हैं, फिर ऑक्साइड में इसको परिवर्तन करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा जो है रिडक्शन। देखिए अब कौन सा मेथड है, रिडक्शन मेथड के द्वारा करते हैं। देखिए इसमें ऑक्साइड अयस्क को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जाता है। अच्छा, ये जो पूरा मेथड है ना, ये पूरा इसमें मतलब पूरा ये अयस्क धातु निकालने का ही मेथड है। ठीक है। ये था मध्यम क्रियाशील धातु। अब देखते हैं अल्प क्रियाशील धातुएं। जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको निकालने का क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो ये प्रकृति में प्रायः मुक्त अवस्था में यानी कि नेटिव स्टेट में पाई जाती है। मतलब ये प्रकृति में, नेचर में मुक्त अवस्था में रहता है, ये किसी के साथ वैसा कंबाइन नहीं रहता है। इनकी प्राप्ति केवल यांत्रिक विधि या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा की जाती है। केवल मैकेनिकल मेथड के द्वारा या कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको निकाला जाता है। जैसे उदाहरण में है चांदी या वो जो सोना है, वो शुद्ध अवस्था में खनिजों से धुलाई द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। फिर कॉपर जो है वो सल्फाइड अयस्क का रोस्टिंग करके इसको निकालते हैं। फिर रहता है धातु की शुद्धि, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मतलब धातु को शुद्ध कैसे करते हैं, तो विभिन्न तरीकों से धातुओं को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण कौन कौन सा है, देखिए विभिन्न तरीकों से धातुओं को शुद्ध किया जाता है। यहाँ तक तो अभी हम लोग देखें कि कैसे निकालते हैं। अब शुद्ध कैसे किया जाता है, तो इसके लिए अलग अलग मेथड है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू CuAl आदि के लिए शुद्ध किया जाता है। फिर डिस्टिलेशन, जिसको आसवन विधि कहते हैं ना, इसमें क्या होता है, कम क्वाथनांक वाली धातुएं को निकाला जाता है। और तीसरा है क्षेत्रीय परिष्करण, जोन रिफाइनिंग, अत्यधिक धातु शुद्ध धातुओं के लिए ये होता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक ये ख़त्म होता है। ठीक है। अब हम लोग इसी में एक और टॉपिक है संक्षारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसका परिभाषा जानेंगे कि आखिर संक्षारण क्या होता है और ये कैसे और क्यों होता है। ठीक है। धातु की सतह पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, ऑक्सीजन, अम्लीय या लवणीय पदार्थों के कारण धीरे धीरे धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। मतलब क्या है, कोई धातु है, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लोहा में जंग लगता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक टाइप का संक्षारण हो रहा है, मतलब कोरोजन हो रहा है। ठीक है। ये कैसे होता है, तो जो धातु होता है ना, धातु का सतह में धातु की सतह पर वायु होता है। ठीक है। वायु में उपस्थित, वायु में क्या होता है, बेसिकली नमी होता है उसमें, और ऑक्सीजन और अम्लीय और लवणीय पदार्थों के कारण वो धीरे धीरे, मतलब जब ये रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, धातु जो होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। लोहा का संक्षारण, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें हम लोग लोहे में संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब लोहा हवा में नमी, मतलब लोहा है, ठीक है, हवा में क्या होता है, हवा में उपस्थित होता है नमी, H2O होता है और ऑक्सीजन होता है, दोनों होता है। जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे ये लाल भूरी परत बनती है। ठीक है। क्या है, ये धीरे धीरे लाल भूरी परत बनती है। फिर क्या होता है, यह परत छिद्र युक्त होती है और धीरे धीरे पूरा लोहा नष्ट कर देती है। होता है संक्षारण के कारण। संक्षारण जो हो रहा है, कोरोजन जो हो रहा है, वो किसके कारण होता है, तो पहले इसमें ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब हवा में नमी होता है, नमी में क्या है, आपका वाटर होता है। ठीक है।
ऑक्सीजन होता है और अम्लीय अम्लीय या लवणीय वातावरण, जैसे समुद्री तटीय क्षेत्र होता है, अम्लीय या लवणीय वातावरण होता है। जब ये पूरा तीनों का तीनों रिएक्ट करता है तब जाके संक्षारण होता है। संक्षारण को रोकने के उपाय, कौन कौन सा उपाय है जिसके द्वारा संक्षारण किया जाता है, ठीक है। तो पहला है आपका पेंटिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते हुए देखे होंगे, ठीक है। घर में भी हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, है ना। पेंटिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग, जितने भी लोहा वाला चीज़ रहता है उसमें किया जाता है, जिसमें धातु की सतह पर परत बनाकर हवा व नमी से संपर्क को रोकता है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका लोहा होता है ना, उसमें एक परत, मतलब उसमें क्या डाल देते हैं, पेंट डाल देते हैं, तो जो हवा और नमी होता है वो मतलब सीधे से ये रिएक्ट नहीं कर पाता है धातु के साथ में, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन, लोहे की सतह पर जस्ता की परत को चढ़ाते हैं, जिसके थ्रू भी क्या होता है, संक्षारण को रोका जाता है। फिर तीसरा जो है वो है आपका टीन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग, टीन या क्रोमियम जैसे धातुओं की परत चढ़ाया जाता है। फिर होता है अलॉय बनाना। अलॉय में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, लोहे प्लस क्रोमियम या निकल, इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। फिर होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, लोहे की धातु को अधिक क्रियाशील धातु यानी कि जस्ता मैग्नीशियम से जोड़ देते हैं, जिसके कारण वो संक्षारण नहीं हो पाता है। संक्षारण के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, संक्षारण हो जाता है तो लोहे के पुल, जहाज, लोहे की छड़, लोहा से रिलेटेड जितना भी है, पाइप आदि कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थिक हानि हो जाता है, हर साल अरबों रुपये का नुकसान हो जाता है, भवन व संचालनों की मजबूती घट जाती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो टॉपिक होता है, जो चैप्टर है, ये ख़त्म होता है।